नाजरीन, वेलकम टू आवर शो दो मस्ताने, स्पॉन्सर्ड बाय सिनेड्रीम्स मीडिया लिमिटेड। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि 3 साल से आप हमें देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारे को होस्ट हैं दक्ष अरोरा। आजकल जो हमारे रेगुलर दूसरे मस्ताने हैं वो गए हुए हैं काम से अपने, पता नहीं किन कामों में मसरूफ रहते हैं वो। अकेले रहते हैं वैसे तो, लेकिन होगी कोई मसरूफियत। बिल्कुल। तो बहरहाल आज हम सबसे पहले कुछ लोकल न्यूज शेयर कर लें। टोरंटो में रहते हम टोरंटो के क्या कहते हैं बाशिंदे हैं। यहाँ हॉकी, आइस हॉकी बहुत बहुत बड़ा क्रेज है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट को मजहब समझा जाता है, यहाँ बिल्कुल। कनाडा में आइस हॉकी जो है इज लाइक अ रिलीजन। और टोरंटो मेपल लीव्स जो है उनकी टीम को बहुत हाइप दिया जाता है। जब से मैं आया हूँ, मैं तो 25 साल से देख रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा दक्ष साहब, आखिरी बार टोरंटो कब जीती थी 1967 में। आप मजाक कर रहे हैं? तो कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। मजाक कर रहे हैं नहीं आप? कसम से 67 में जीते थे, और अभी भी इतनी हाइप है उसकी कि भाई हम 67 में जीते थे। देखिए, मैं आइस हॉकी तो फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं जब से आया हूँ मैंने बहुत सुना है टोरंटो मेपल लीव्स के बारे में। मेरे को नहीं पता था कि 50 साल से नहीं जीती। 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हर साल ये उम्मीद, और इस साल उम्मीद थी कि वो फाइनल तक पहुंच जाएंगे अपनी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के। तो बहरहाल वो कल निकल गए, उनके पत्ते जो हैं वो हवा में उड़ते ही रह गए। लेकिन कल मैं एक कॉमेडी शो सुन रहा था, तो वो एक कमेडियन है, उसने कहा कि मैं 55 साल का होने वाला हूँ एंड आई हैव नेवर सीन द लीफ्स विन अ कप। लेकिन मैं अभी भी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लीफ्स याद आते हैं। मैं पिछले हफ्ते एक रेस्टोरेंट गया, तो मैंने वेटर से पूछा कि कैन आई हैव अ कप, तो उसने कहा नो सर, वी आर आउट ऑफ कप्स। तो मुझे उस बात पे लीफ्स याद आ गए। तो इतना उसको लीफ से इतनी मोहब्बत है कि जहाँ जाता है वो लीफ्स को याद करता है। इससे मेरे को आरसीबी याद आ गई आईपीएल में। वो भी बेचारे 18 साल से कप ही उठा रहे हैं। कभी उठा रहे हैं? कॉफी वाला। अच्छा, कॉफी वाला है। लेकिन इस साल सुना है काफी अच्छी कारकर्दगी गई हाँ, उनकी। कितने, 2 मैच जीते शायद। अभी ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट क्या, वो क्वालिफाई कर चुके हैं जब भी हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। मोस्टली अब उम्मीद है, लेकिन मुंबई भी क्वालिफाई कर गई है। अनफॉर्चुनेटली जितना मैं हाइप बना रहा था सीएसके की, हाँ। इस साल बेचारी सीएसके बाहर हो गई बहुत बुरी तरह से। अभी लास्ट पोजीशन पे है, ओ हो। जो 18 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो धोनी साहब का अभी बुरा टाइम चल रहा है। चले नहीं, अब तो उन्होंने वैसे अपने मुल्क के लिए भी और अपने चेन्नई के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। तो हम उनको, उनके तभी भी उतने ही बड़े फैन हैं जितने बिल्कुल। 18 साल से हैं। he's a legend। लेकिन ये आपने जो टोरंटो वाली बात बताई, इससे मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई। 55-60 सालों से वो भी कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं लेकिन वो 67 में लीड्स आखिरी बार जीता था, और 71 में पाकिस्तान आखिरी बार जीता था। हाँ, इतना जीता था कि 2 हिस्से हो गए उन्होंने खुशी में बांट दिए, वो खुशियां बांट रहे थे। बहरहाल जहां तक हॉकी की बात हो रही है, तो अभी भी कुछ उम्मीद है कैनेडियंस को, क्योंकि उनकी एक टीम बची है अभी तक जो टॉप 4 हैं। उसमें एडमंटन ऑयलर्स, जो कि पिछले साल भी फाइनल में गए थे, और गेम 7 यानी कि फाइनल गेम में वो लड़खड़ा गए थे। इस साल उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन आपने इसमें जैसे ही बोला ऑयल, इससे मेरे दिमाग में कुछ और ही आ गया। इससे मेरे दिमाग में डोनाल्ड ट्रम्प साहब और यूएस की ओहो, याद आ गई। अच्छा अच्छा, मैंने क्या क्या जहाँ पे याद है? ऑयल है वहाँ डेमोक्रेसी की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसा ही कुछ वैसे भी कनाडा का हाल लग रहा है अभी थोड़े टाइम से, जो कनाडा ट्रम्प पे तो साहब कह हम रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन आप ट्रम्प का कुछ कोई कोई नई किस्सा, कोई नया किस्सा सुनाइए हमें ट्रम्प के देखिए, ऊपर। अभी ट्रम्प ने एक प्लेन बोर्ड किया जो उनको कतर ने गिफ्ट किया। तो अच्छा। उसकी पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई। हाँ हाँ उस हाँ पे लिखा है कतर्स, आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अगर हाँ आप बताना चाहें तो आप जरूर हाँ। बताएं। नहीं नहीं, समझ गए होंगे हमारे दर्शक, हमारे दर्शक समझ गए होंगे। और मुझे समझ नहीं आया कि ट्रम्प जब चढ़ रहे थे उन्होंने वो देखा नहीं, कि उनको दिखा नहीं, हाँ या फिर वो जानबूझ के चढ़ गए। तो ट्रम्प साहब वैसे भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं, तो मुझे हाँ, लगता है। ट्रम्प तो बहुत मोटी आदमी है, लेकिन वो कतर भी भाई देखें, जो कितने कितने मिलियन का वो जहाज दिया है उन्होंने। 400 मिलियन। बस 400 मिलियन। 400 मिलियन से तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 10 बार खर्चे माफ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इतना पैसा है उस मुल्क के पास, लेकिन उन्होंने ट्रम्प को बगैर किसी बज़ाहिर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के वो जहाज दे दिया। और ट्रम्प ने सिर्फ कहा था कि मेरा पुराना जहाज, आई डोंट लाइक माय माय प्लेन। और उन्होंने कहा भाई हमसे ले लो 400 मिलियन डॉलर के, हम तो 4 बिलियन खर्च कर देंगे आपके लिए। नहीं, कतर एक्चुअली परेशान था। उनको लगा कि क्या पता हमारे देश में डेमोक्रेसी की कमी ना हो जाए। हाँ, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि कुछ आप चढ़ावा ले लीजिए सर। कोई ना कोई तो होगा। वैसे मैं ये नहीं मान सकता कि 400 मिलियन डॉलर उन्होंने एक जहाज पे खर्च कर दिए, वो भी गिफ्ट।
के तौर पे। नहीं, मैं ये नहीं मानता। एक्चुअली क्या होता है, जब आप जियो पॉलिटिक्स इंटर्न आप समझते हैं तो हाँ आप, कतर एक इतना सा मुल्क है, आप उसको प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप यूएस जैसे सुपर पावर के पास जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि साहब मुझे, आप, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ हाँ और आपके सोल्जर्स मेरे यहाँ आते हैं, आपका पूरा जो चाहे आप बात करें जो ऑयल सप्लाई रूट है हाँ पूरी दुनिया के लिए, आप एकदम सेंटर में बैठे हैं, आपके इतने सारे, आपके सऊदी से रिश्ते खराब हैं बहुत हाँ सालों से, हाँ आपके ईरान से भी रिश्ते कोई खास नहीं, इराक से आपके पंगे हैं, हाँ तो उस वजह से आपको यूएस जैसे बड़े पावर या फिर रशिया जैसे बड़े पावरों को खुश रखना पड़ता है कि हाँ कल को मालिक हमारे साथ कुछ हो तो मालिक आपकी दया है। हाँ। लेकिन बहरहाल पता नहीं, मुझे तो लगता है कि यूएस का स्टॉक जो है पिछले 10-20 सालों में गिर चुका है। तो कतर को अगर देना चाहा था तो उसको क्या नाम है वो, मैं तो नाम भी भूल गया, रशियन प्रेसिडेंट का, पुतिन को दे देते या मोदी को दे देते। मोदी साहब को दे सकते थे वैसे। हाँ, मोदी को कुछ और देना चाह रहे होंगे वो, अभी उस पे वो बना रहे हैं इस वक्त। मोदी को और भी बड़ा गिफ्ट मिलना मोदी साहब चाहिए। वैसे भी आजकल बहुत अलग चीजें लेने में विश्वास रख रहे हैं, हाँ वो कहीं और ही नजर गड़ा के बैठे हैं। हाँ हाँ, इस बात पर मुझे वो युगांडा की आप कुछ सुना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पे अचानक से डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है। उस जगह का नाम है युगांडा। अब ना, आप लोग पूछेंगे क्यों? नाम भी पूछिए। बड़ा खतरनाक है, हाँ, नाम भी युगांडा। बड़ा खतरनाक है। पूछिए तो सही क्यों? नहीं पूछ रहे हैं क्यों? वहां पर अभी सडनली गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, ओहो। और ये कोई छोटे मोटे गोल्ड रिजर्व नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 13 ट्रिलियन से लेकर 13 ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर तक की। गोल्ड रिजर्व्स हाँ जी, युगांडा में। ये यूएस की इकोनॉमी से बड़े हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये किस लेवल के रिजर्व्स उनको मिले हैं, और अब अचानक से डेमोक्रेसी खतरे में होने वाली है। हाँ, उस युगांडा पे तो बहुत से लोग चढ़ दौड़ने वाले हैं। नाम बदल लेना चाहिए उनको वैसे अपना। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बहुत से अफ्रीकन मुल्क्स में पिछले 10-20 सालों में अगर किसी मुल्क ने इन्वेस्ट किया है अपना माल, अपना वक्त, वो है चाइना। बिल्कुल। तो ये या तो चाइना के लिए बहुत बड़ी खबर है, या फिर ये अमेरिका के लिए या रशिया के लिए बहुत खतरनाक खबर है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जितना मेरे को समझ में आता है जियो पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करते हैं कि अफ्रीका, जो आपने बात की अभी, थोड़ा सा मस्ती मजाक से हट के, हाँ अफ्रीका के अंदर 4 या 5 बड़े बड़े प्लेयर हैं। एक तो है आपका फ्रेंच, जिन्होंने वहां पे कॉलोनीज बना रखी हैं अफ्रीका के अंदर, राइट? तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हाँ साथ ही साथ वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, या फिर उनकी जो लोकल डायलेक्ट है वो सब बात करते हैं वहाँ। वो फ्रेंच का ही वर्जन होता है, जो हाँ हाँ लोकल हाँ वर्जन हाँ। है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे यूएस इन्फ्लुएंस बहुत है। यूएस बहुत सारे देशों को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ चाइना ने अपनी पॉलिसी बनाई है। उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल करके एक इसे पॉलिसी बोलते हैं, जो चाइना की है, जो डॉक्ट्रिन है। अब उसके तहत वो अलग अलग एरियाज पे पॉइंट्स बना रहे हैं, और स्पेशली वो इंडियन ओशियन में इंडिया को घेरना चाहते हैं। हाँ अब यहाँ पे बात करते हैं, सेम एक और कौन सा प्लेयर है, वो है इंडिया। राइट। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने एक डायमंड नेकलेस पॉलिसी बनाई है अपनी, काउंटर करने के लिए चाइना की पॉलिसी को। हाँ यहाँ तक कि जो ग्वादर पोर्ट भी है, जो चाइना के पाकिस्तान के अंदर है, हम्म, वो भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डीआरआई हाँ इनिशिएटिव जो है। राइट राइट। राइट। तो अब इससे क्या हो रहा है, जो अफ्रीका में है, जो रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन वहां के लोग, उनको ना तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, हाँ ना वो रिसोर्सेज है, मैन पावर बहुत है। और अभी उसी लिए इंडियन कंपनीज हो, चाहे चाइनीज हो, या फिर यूएस हो, या फिर हाँ रशियंस हो, रशियंस का नाम मैं लेना भूल गया यहाँ पे, हाँ वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं वहाँ पे। सही सही। चाहे वो प्रोटेक्शन पार्ट पे हो, और वो लोग वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके अपने अपने मुल्क में ले जा रहे हैं, वहाँ हाँ बिजनेस कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे। अगर आप सबसे बड़ी कम्युनिटी की बात करेंगे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, हाँ तो वो इंडियन वहाँ पे डायस्पोरा बहुत बड़ा है। सही वहाँ सही। के बड़े बड़े भी जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सारे आपको गुजराती और इंडियन इंडियंस ओरिजिन के मिलेंगे। बहुत है, हाँ हाँ। बिल्कुल। तो ये एक पूरा जियो पॉलिटिकल एरिया है। अब और जैसे ही युगांडा के अंदर ये सब आया है, तो वहां पे अब टेंशन, जो पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि ना वहाँ पे किसी पावर के पास, किसी भी कंट्री के पास इतनी इतनी पावर है, या फिर पावर है। न्यूक्लियर पावर की जिसे बोलेंगे, हाँ कि डेटरेंस रहे थोड़ा सा, वो बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास। सही। तो अब वहां पे मेरे को लगता है कि सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है, और बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा, और वहां पे इंटरवीन भी करेंगे अपने हाँ प्रॉफिट्स के लिए। नहीं ये वो तो सब है, और मतलब ये बहुत बड़ी वो है, अगर देखा जाए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है जो भी इसमें पेश पेश होगा, आगे होगा। बिल्कुल तो 13 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स इज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट। बिल्कुल। तो इस वक्त तो कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। तो
तो बस देखना पड़ेगा कि युगांडा की कौन मारता है, मतलब बाजी कौन मारता है। तो ये वक्त ही बताएगा कि बिल्कुल कौन जीतता है। मेरा मेरा अगर पैसा इस वक्त है, जो आपने 4-5 मुल्क नाम लिए, तो उसमें अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं इस वक्त सारे फहरिस्त रखूंगा चाइना को या फिर इंडिया को, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत है पूरे अफ्रीका में। युगांडा का मुझे इतना नहीं इल्म, लेकिन जैसे कि आपने बताया इंडिया जो है बहुत, उन्होंने भी इस गेम में, मैं तो वैसे भी बहुत अरसे से कह रहा हूँ, पिछले, अभी की बात नहीं, पिछले 5-10 साल से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ऑफिशियली चाहे ना डिक्लेयर हुई हूँ, लेकिन इंडिया और चाइना बिल्कुल। सबसे बड़ी 2 इकोनॉमीज है। और सारी आप जो पावर शिफ्ट देखेंगे पूरी पूरी जो वर्ल्ड डायनेमिक्स में अगर आप देखेंगे, तो पूरी पावर पहले कहीं आज से करीबन अगर मैं 200-300 साल पहले की भी बात करता हूँ, हाँ, तो उस दुनिया की पावर या फिर इकोनॉमिक पावर या फिर सुपर पावर्स आप जिस तरीके से बोलते हैं, वो सारी की सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और चाइना के पास थी। हाँ, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, चाइना हो गया चाहे इंडिया हो गया, 5000 साल से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ, राइट। और अब सारा डायनेमिक्स उधर आ रहा है, और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिस स्पीड से डेवलपमेंट होगा, जो आज आप चाइना को देखते हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया को देखेंगे, हाँ, तो हम वो कर्व को फॉलो कर रहे हैं अगर ग्राफ्स के बेसिस पे देखें। और आने वाले 20 साल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे हर मुल्क के लिए, क्योंकि आप पावर डायनेमिक्स को सडनली चेंज होते देखेंगे। आप यूएस जो एक बड़ा भाई होता था हाँ, हर कंट्री का, अब वो सडनली आपको दिखेगा कि रशिया और यूएस छोटे भाई बन गए बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले समय में। हाँ, मैं तो बहुत अरसे से बात प्रेडिक्ट कर रहा था, और अब ये जो है, ये जो जिस तरह आपने समझाया, डायनामिक्स इसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि एशिया की, जो एशिया एक जमाने में पावरफुल होता था और यूरोप के लोग सब वहां जाते थे, और फिर उन्होंने खूब लूट मार मचाई और वहां का माल लेके भाग गए, फिर वो सर ऊपर आ गए, नॉर्थ वेस्ट ऊपर आ गया। अब शिफ्ट आ गया है, बाजी पलट रही है, और दोबारा से पावर जो है ईस्ट की तरफ जा रही है। बिल्कुल, और उम्मीद बहरहाल, करेंगे ऐसा ही हो। हाँ, हम पता नहीं हम हो ना हो, लेकिन हमारे आने वाली नस्लें जरूर ये चीजें देखेंगी कि the power has now shifted to where it belonged in the first place. और जस्ट टू गिव यू सम मोर कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट, अगर मैं बात करूं, एक एस्टिमेट आया है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द रिसर्च, आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन 2075 तक ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी $55 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी होगी, और वहीं इंडिया की इकोनॉमी $52 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी होगी, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी होगी। तो वो आप देख सकते हैं, जो प्रोजेक्शंस भी हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। खैर, अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो मैं 100 साल का होऊंगा, तो हो सकता है मैं अपनी 100th बर्थडे पे ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ, चाइना और इंडिया की फतह को। बहरहाल, इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट देखिएगा। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है। एक जगह जो शुमाली कानों को जुनूब की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में $44 बिलियन से ज्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। अब्दुल्ला, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि
पहले कोई आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, फिर आई मीन थोड़ा टाइम स्पेंड करके थोड़ा अच्छा लगने लगे, फिर बहुत अच्छा लगने लगे, और फिर आखिर में आपको कब प्यार हो जाए आपको पता ही नहीं चलता। हैव यू एवर फेल्ट दैट? हाँ, ये वैसे मैंने फिल्मों में देखा है, मेरे साथ उलट होता है। मुझे उलट होता है? हाँ, क्या मतलब? मुझे फौरन लोग अच्छे लगते हैं और फिर बाद में अच्छे नहीं लगने लगते। ओ, फिर आप बोर हो जाते हो। जी, मैं बोर हो जाता हूँ। खैर इनकी छोड़िए, तो जो चीज मैं आपसे कहने वाली थी वो यही कि जिस मूवी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दो लोग मिले, फिर मिलते रहे, फिर और मिले, फिर मिलते रहे, जब तक उन्हें प्यार नहीं हो गया। तो ये ऐसी ये कहानी करण और रिया की हम आपके सामने आज लाइव कैमरा क्लासिक्स के सेगमेंट में लेके आए हैं, जिसका नाम है हम तुम। नहीं, हम तुम। यस, अच्छा, इट इज हम तुम। हम तुम। तो करण और रिया, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की इस हम तुम एक फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट थी। अगर इस हाँ। मूवी के बारे में आप बात करो, इस मूवी में एक स्टाइल था, एक आई वुड से एक रिफ्रेशिंग एनर्जी थी, फ्रेश एनर्जी थी, पॉजिटिव वाइब्स थे। यस, एंड आई वुड से इट्स अ ग्रेट सोल। आई मीन अगर आप मूवी की कहानी देखें, इट इज काइंड ऑफ अ रोम कॉम बट विद अ वेरी गुड कॉमेडी पंच लाइन्स, और कुणाल कौली का अमेजिंग डायरेक्शन। तो आज हम इस मूवी के बारे में काफी सारी बातें आपसे करने वाली हैं। आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि आज मैं रिया रानी मुखर्जी के किरदार में और ये हमारे करण सैफ अली खान, तो ये मूवी हमारे तो दिल के करीब है ही, क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। धीरे धीरे जिस तरह से स्टोरी का प्लॉट चलता है कि जब करण और रिया मिलते हैं, फिर एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर ग्रेजुअली इवेंचुअली इस मूवी में जो दिखाया गया है कि एज के साथ, लाइक वक्त के साथ किस तरह लोगों में बदलाव आते हैं, किस तरह लोगों के रिश्तों में बदलाव आते हैं, किस तरह एक प्रेम कहानी, एक लड़ाई झगड़ा एक प्रेम कहानी का मोड़ लेती है। वो तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो दिखाया ना, एक रिलेशनशिप का और लोगों का सोबर होते जाना उम्र के साथ। मतलब बहुत से लोग इसको कॉपी भी कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंस्पिरेशन थी कुछ इंग्लिश हॉलीवुड की फिल्मों से। जैसे एक आध सीन वो एम्स्टर्डम पे हम बात करेंगे, वो जब शुरू हाँ, आज हम वही एम्स्टर्डम वाले सीन वाले पूरा दिन जो गुजारते हैं एम्स्टर्डम में, उसमें वो गाना भी है। लेकिन वो एक फिल्म थी बिफोर सनसेट या बिफोर सनराइज, और बाकी जो उन्होंने दिखाया कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद मिल रहे हैं और आज साथ साथ सोबर भी होते जा रहे हैं और फीलिंग्स भी मेच्योर होती जा रही हैं। तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने व्हेन हैरी मेट सैली से लिया है। Oh, really? लेकिन वो ना कॉपी नहीं थी, It's just it was inspired, I inspired, guess. हाँ, emulated by। ठीक है, दो मैंने नहीं देखी, बट ये कह रहे हैं तो चलो मैं मान लेती हूँ। बट मैंने इनमें से कोई भी मूवी हॉलीवुड नहीं देखी, मैं कंप्लीट बॉलीवुड हूँ। शायद मुझे वक्त ही नहीं मिलता, अगर मुझे वक्त भी हो तो भी मैं नहीं जाती, मैं अपनी कोई पुरानी मूवी लाइक रिवाइज कर लेती दोबारा हूँ। पुरानी फिल्म देख लेंगी, हाँ, नई फिल्म लेकिन मैं नई हॉलीवुड मूवी नहीं देखने जाती। बट एक्चुअली मुझे अभी देखनी चाहिए, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि आपको देखनी चाहिए। सो डेफिनेटली मैं भी थोड़ा वक्त निकालूंगी ये मूवीज देखने के लिए। तो चलिए, अगर हम अपनी हम तुम की बात करें, तो जिस तरह से आपने मुझे बताया कि ये इंस्पायर्ड है, और प्लस स्टोरी लाइन हो सकता है इंस्पायर्ड हो, लेकिन जिस तरह से इनकी जो हमें कॉमिक टाइमिंग्स दिखाई है, जो बेस्ट चीज मैं बताऊंगी, जो कि शायद ही किसी और मूवी में देखे होंगे, हमारे हम तुम के जो कार्टून कैरेक्टर्स इस मूवी में दिखाए हैं। जिस तरह से हर सीन के बाद आपका वो कार्टून कैरेक्टर आके एक पंच लाइन देता था, चाहे वो सैड भी हो, पंच लाइन भी हो, वो बहुत फैसिनेटिंग थी। दैट वाज समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस, एंड पीपल आल्सो लव दोस हम तुम कार्टून्स। और आज भी वो हम तुम कार्टून्स की टी शर्ट, वो हम तुम कार्टून्स इन द मार्केट आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब जिसने भी आइडिया मूवी में डालने के लिए किया, कुणाल कौली को किसी ने पिच इन किया था, नथिंग मेंशन्ड लाइक हु पिच इन द आइडिया ऑफ हम तुम दोस कार्टून्स, बट कुणाल कौली लव्ड इट एंड दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन डायरेक्टिंग दोस कार्टून्स इनटू द मूवी। और स्टार कास्ट के बारे में अगर बात करें तो कुछ और बहुत अच्छे किरदार इस मूवी में है, अपार्ट फ्रॉम मतलब पहले सैफ अली खान पे थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये शायद उनकी, जहां तक मेरा ख्याल है, अंदाजा है कि ये पहली उनकी सोलो फिल्म थी जो हिट हुई थी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि वो पहले आते रहते थे मल्टी स्टारर्स में आते थे, जिसमें आमतौर पे वो मेन भी नहीं होते थे, सेकंड या थर्ड हीरो होते थे। आई मीन लाइक सपोर्टिंग, लाइक अगर बात करें मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और दूसरी आपकी, लेकिन कोई ना कोई और होता था। हाँ, सपोर्टिंग होता था उसके लिए। अकेले वाहिद हीरो थे। और कॉमिक टाइमिंग की जहां तक बात की जाती है ना, तो बहुत से लोग मिसालें देते हैं। मतलब आमिर खान की अमेजिंग है, एक्ट्रेसेस में जूही चावला, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, अक्षय कुमार भी हैं, लेकिन सैफ अली खान की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी। सीरियस एक्टिंग में शायद वो इतने बेहतरीन नहीं माने जाते हैं, लेकिन आई थिंक एज अ कॉमेडियन एंड इन टर्म्स ऑफ कॉमिक टाइमिंग
उनका बहुत काफी अच्छी है। बहुत अच्छा। पर इस मूवी में अगर आप देखें तो आपको वही जो मैंने आपको बताया कि एज के साथ ग्रेजुअली इवेंचुअली जो उनका कैरेक्टर इवॉल्व दिखाया है कि एक यंग फ्लर्टेशियस लड़का जब प्यार में पड़ जाता है, जिस तरह की उसकी थॉट बदलती है, उसका सोचने का नजरिया बदलता है, वो एक सीरियस इंसान बनता है। तो ये काफी अच्छा हमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑल द टाइम ही वाज इन द कॉमिक टाइमिंग, ही फेल इन लव एंड ही हाँ बिकेम वेरी सीरियस अबाउट रिया एंड व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस ही टुक एंड दोस सीन्स, वेरी immense scenes were also there in the movie. बहुत रोना धोना नहीं है मूवी में, but still there are like few emotional and touchy scenes which are always a part of a love story. हाँ, खासतौर उसके पे बिना बॉलीवुड में तो हाँ नहीं जरूरी पूरा होता होता है, कुछ गाने भी। जरूरी होते हैं और कुछ टची फीली इमोशनल सीन जरूरी होते हैं। तो ये आपने आपकी बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी कि ये फर्स्ट इनकी सोलो हिट थी जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। ओह वाह, मतलब इस मूवी को बहुत वाह, सारे और अवार्ड्स मिले हैं। रानी मुखर्जी has grabbed couple of awards but उन्हें नेशनल नहीं मिला। बट अच्छा हमारे इसमें नेशनल है, बहुत बड़ी सैफ अली अचीवमेंट है खान वैसे को वाकई। नेशनल अवार्ड दो आई वुड नॉट से दैट बिकॉज मुझे इनका काम बहुत पसंद आया, नेशनल मिला है तो आई अप्रिशिएट इट। हाँ, बट लोग बोलते हैं कि उस समय जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला उनकी माँ सेंसर बोर्ड में थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा हाँ शायद बायस्ड हो, बट इवन बेटर, इट्स ओके। माँ का बायस्ड होना बनता भी है हाँ, अपने बेटे के लिए, इट्स ओके। बेशक। सो सैफ अली खान ने काफी अच्छा काम किया है, हम लोग काफी उनको मुबारकबाद देंगे इस हम तुम मूवी के लिए, बहुत ही अच्छा। तो अब अगर आगे बात करें तो स्टारकास्ट में और तीन बड़े नाम इस मूवी के साथ थे। गेस्ट अपीयरेंसेस अपेरेंटली बहुत थे इस फिल्म में। बहुत सारे थे, पर पहले तीन स्टारकास्ट नाम लेते हैं आपके ऋषि कपूर, हाँ, रति अग्निहोत्री एंड किरण खेर। तीनों का बहुत छोटा छोटा रोल है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इम्पैक्टफुल सारे रोल बड़े impactful impactful roles, थे। and their timings, their dialogues, their scenes. The Kiran Kher, she just enacted a Punjabi woman, and the way she just recites her dialogues, even with the like. Rishi Kapoor is also like flirting with Kiran Kher. So many good dialogues, and it brings very nice touch to the movie, हाँ, a freshness to the movie, and again the comic timing, हाँ, and it makes you laugh seeing Rishi Kapoor flirting with Kiran Kher. And he's like husband to Rati Agnihotri. She has a very small role, not a very impactful, I would say, like 1 or 2 dialogues. वैसे रति अग्निहोत्री फॉर द रिकॉर्ड मुझे बहुत पसंद थी जब वो जवानी में अपनी पीक पर थी, फिल्मों में आती थी कुली में पर वो भी। खूबसूरत इसमें भी बहुत लग रही है। हाँ नहीं वो माशाल्लाह से हुस्न तो उनका ये तिल कितना उनका प्यारा तिल है। तो बहुत मशहूर है, मेरी भी है लेकिन वो मेरी मूछें छुपा देती है। सच में आपका तिल है यहाँ? नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा बीच में। अच्छा, हमारा यहाँ है बिल्कुल अच्छा। होंठ के नीचे। वो देवदास मूवी में लगाया उसने, तो मैं भी बड़ी फैसिनेट हुई, वाह मेरे वाला तिल। एनीवेज, तो आगे इनके रोल की बात करें तो काफी अच्छा इन्होंने, मतलब अगर आप एक काफी इम्पैक्टफुल एक मोमेंट है जब ऋषि कपूर की एंट्री होती है तो वो अपने उस बॉबी के आइकॉनिक सॉन्ग से होती है, इज जस्ट प्लेइंग द सॉन्ग मैं शायर तो नहीं, दैट वाज ऑन द पियानो विद अ न्यू म्यूजिक एंड न्यू वाइब, एंड यू नो ऋषि कपूर ऑलवेज ऐसे हैं, उनकी जो एक चेहरे की रौनक है। ऋषि कपूर की एनर्जी बहुत थी, वो कुछ एनर्जी, भी करते थे ना, कोई सीरियस रोल भी हो कॉमेडी हो, लेकिन उनकी एक ऑरा होता था, एनर्जी होती थी, वो लगता था भरपूर के वो पूरे कमरे में वही छाए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मुझे बिल्कुल, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे, आपने पूरा कर दिया। तो ये जो उनकी एनर्जी थी, जो ऑरा आपको हम तुम मूवी में उनका दिखेगा, इतना फैसिनेटिंग था कि वो आपको एक चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे जब आप उन्हें इस हम तुम मूवी में देखेंगे। तो जिस तरह का भी उन्होंने रोल किया है, थोड़े फ्लर्ट है लाइक अंग्रेज लड़कियों के साथ और आपके किरण खेर के साथ, बहुत ही अच्छा रोल है। और म्यूजिक की अब अगर हम बात करें तो बहुत ही उम्दा म्यूजिक था, जतिन ललित ने म्यूजिक दिया है, और हमारे नॉर्मल बाबुल सुप्रियो, उदित नारायण और अलका याग्निक जी के प्लेबैक्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपका फेवरेट ट्रैक? अच्छा, मैं इस मतलब म्यूजिक के हवाले से कहूँगा, हालांकि अच्छा म्यूजिक था, फ्रेश था, लेकिन ऐसा म्यूजिक इस फिल्म का मुझे नहीं लगाया। जैसे कुछ गाने होते हैं ना, कुछ फिल्मों के गाने बस जबान पे छा जाते हैं, दिमाग पे, लेकिन हम तुम जो इनका टाइटल ट्रैक है वो एक वाहिद गाना मुझे ऐसा लगे कि जो मैं 10-20 साल बाद भी सुनूंगा तो मैं साथ में गुनगुनाने लगूंगा। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। हाँ, so it's one of my favorite song as well from the movie। एक यही फेवरेट है जो कि आइकॉनिक सॉन्ग बन ही गया था, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। काफी लोग इसे रिलेट करते हैं, इतनी रील्स बनती हैं, आज भी बन रही हैं, इतनी वीडियोस बन रही हैं। हमने भी आज उसी सॉन्ग के आउटफिट्स रिक्रिएट करके आपके सामने आया, शायद एकदम से आपको पहचान में आ जाए। दो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग दैट पिंक साड़ी व्हाट इन द अदर हम तुम she was wearing, but it was too much for me just wearing that pink saree, so it was much easier for me to
पोर्ट्रे दैट लुक. सो यस, तो सॉन्ग के बारे में आपकी और मेरी चॉइस इस बार बिल्कुल सेम है. और वो है भी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग से आप पूछेंगे तो उनको पहला गाना याद ही वो आएगा, बिल्कुल और उसके बाद आई एम श्योर, मुझे याद नहीं हुआ एम्स्टरडैम में कौन सा गाना होता है. यही है, लड़की क्यों न जाने हाँ क्यों. हाँ, ये नहीं, बाद में एक और इसका मशहूर गाना था. That's a title track, हम तुम. हाँ But that's like whenever the movie goes around, आपका वो background music चलता हाँ, तो रहता है. इसीलिए शायद और भी ज्यादा उसके वो है, छा जाता है कि दिमागों पे लोगों के हम दिलों पे. तुम. ठीक है, तो अगर आगे बढ़ें तो काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे इस मूवी में सीन्स थे, पर कुछ एज यूजुअल बहुत फेवरेट हो जाते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा, आई गेस मेरा कौन सा फेवरेट है, फिर मैं शायद आपसे पूछूं. हाँ हाँ तो जो मेरा फेवरेट सीन था, आप भी जाके अगर मूवी देखें तो ये सीन कभी मिस मत कीजिए. इट्स ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड. इट वाज अ सीन व्हेन इट्स क्लोज टू द एंड, जब एंड में आ जाते हैं ये लोग, पेरिस से वापस मुंबई आते हैं. एट द एंड वो आती है रानी मुखर्जी, तो देयर वाज जस्ट अ सीन व्हेन दे आर रोल प्लेइंग एन अरेंज मैरिज की मुलाकात को. सो जिस तरह के वो अरेंज मैरिज की मुलाकात टर्न्स आउट इनटू बी अ रियल कॉन्वर्सेशन, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग, एंड दैट टू पिक्चराइज्ड ऑन अ वेरी टॉप फ्लोर ऑफ अ आई गेस कॉन्डो और अपार्टमेंट. हाँ तो पीछे जो मुंबई की स्काईलाइन दिख रही है, दैट्स सो ब्यूटीफुल, और वो लोग बैठे हैं अपनी बालकनी में हैविंग अ सैंडविच एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज स्टफ, एंड दैट अरेंज मैरिज स्टफ वेंट इनटू अ काइंड ऑफ लाइक इजहार प्यार का हो जाता है जिस तरह से, तो उसमें होता है. तो मुझे वो सीन काफी पसंद है. तो मुझे भी नहीं, वो सीन बहुत अच्छा, और वो इस वजह से ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उसमें वही एक रोल प्ले शुरू करते हैं एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन Exactly. से होते वो फिर Hmm. एक होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं वी जस्ट हैड अ मोमेंट. मोमेंट, तो मोमेंट देयर वाज अ they मोमेंट. have a moment, और फिर उसको झड़क के एकदम से उससे हटना. तो वो झड़कना भी एक वो होती है ना कि आप एक मोमेंट की हीट को फील कर रहे हैं, सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. तो एब्सोल्युटली बड़ा अच्छा कैप्चर किया, और एक्टिंग भी दोनों ने बहुत अच्छी बहुत की उस कमाल scene में. की. सो जो वो मोमेंट था, वो मोमेंट बहुत अच्छा था एंड इट वाज फैंटास्टिक. हाँ तो इसमें दो बड़े स्टार कास्ट मैं नाम लेना चाहूंगी जिनका गेस्ट अपीयरेंस था. दैट वाज जी. वन ऑफ माय फैन फैक्ट, अभिषेक बच्चन और जिमी जिमी शेरगिल. शेरगिल. हाँ तो काफी सारे अच्छे अच्छे मतलब छोटे छोटे रोल थे. इनकी शादी होती है अभिषेक बच्चन के साथ, और फिर जब बाद में इनका एक जिमी शेरगिल का एक छोटा सा रोल है. काफी अच्छा उन्होंने काम किया है. हालांकि जिमी हाँ. शेरगिल मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं. जिस भी मूवी में उन्होंने जो भी छोटे हाँ. कॉमिक हो, सपोर्टिंग रोल हो, इज ऑलवेज बीन डूइंग अ गुड जॉब. नहीं, बहुत अच्छे So, keep it एक्टिंग up. एबिलिटी बहुत है जिमी शेरगिल में. बस वो है थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे कि कभी मेजर ब्रेक मिला नहीं उनको. अगर मिला भी Absolutely, तो वो yes. बड़ी मल्टी स्टारर में मिला पर मोस्टली. फिर भी काफी लोग उन्हें पसंद करते हैं, और हमारे पंजाबी चैनल्स के तो वो शाहरुख खान है. हाँ काफी सारी मूवीज में उन्होंने काम किया. ही इज एक्चुअली शाहरुख खान ऑफ पंजाबी सिनेमा. हाँ नहीं, Yes. वो दिखते भी अच्छे हैं और अच्छा आवाज भी अच्छी है. आवाज भी अच्छी है, और अब तो उर्दू उनकी भी बहुत एक्टिंग साफ है. एबिलिटीज काफी इंप्रूव हुई है. काफी. हाँ वो नहीं, बहुत आई ऑलवेज लाइक्ड हिज वर्क. उनको Yes. बहुत हमेशा से मोहब्बतें में जो 3 कपल्स दिखाए थे, जैसे उसमें बेस्ट उनका ट्रैक भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने निभाया भी निभाया अच्छा. भी अच्छा था. मुन्ना भाई में भी उन्होंने छोटा सा रोल किया था, वो एक बीमार आदमी का, लेकिन यस. बहुत ही अच्छा है. तो जिमी शेरगिल, आपको आपके काम के लिए बहुत बहुत हम सराहना करते हैं आपकी, और बहुत अप्रिशिएट. इट्स कीप ऑन डूइंग सच गुड वर्क एंड जस्ट कीप ऑन डिलीवरिंग सच गुड मूवीज. तो आज फिर बस इतनी ही बात, ज्यादा कोई फन फैक्ट मेरे पास नहीं है. हमने नेशनल अवार्ड का फन फैक्ट आपसे बात कर ली थी. हाँ. तो इसमें बस एक थी एक कि गेस्ट अपीयरेंस आप भूल गई हैं, वैसे किसी और का गेस्ट मेरा अपीयरेंस. मैं भूल गई. हाँ हाँ, एक खातून थी इसमें. उन एक्ट्रेस की शक्ल मुझे याद आ रही, नाम याद नहीं आ रहा है. कौन सन्नी, ईशा कॉपी. ईशा कॉपीकर. Oh yeah, actually it's like the second lead for the हाँ. जिमी शेरगिल. हाँ उनका भी काफी छोटा रोल है. काफी अच्छी अदाकारा है वो भी, दो उनको भी ज्यादा रोल्स कुछ खास मिले नहीं है. हाँ. बट इस मूवी में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया है. सो इट्स अ मल्टी स्टारर मूवी. छोटे छोटे रोल सबने किए हैं, सबने एक अपना इम्पैक्ट दिया है. तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आज प्लीज ये मूवी मेरे लिए जरूर देखें, और प्लीज मुझे जरूर बताएं आपको कैसी लगी हम तुम, और क्या हम लोगों ने आपको इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. और अगले हफ्ते भी हमें अगर आप बताना चाहें कौन सी फिल्म लाइक हाँ, हम करना. कौन सी फिल्म आपको पसंद है, वो उस पर हम बात करेंगे. बात अगर करेंगे. आपने नहीं बताया तो हम अपनी पसंद कर लेंगे. बिल्कुल. हमें तो फिर शाहरुख खान की फिल्में बहुत पसंद है. अगर आलिया भट्ट उसमें हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है. तो आप मुझे लगता है मैं कुछ hints दे दिमाग रहा हूँ, में hints दे ऑलरेडी रहा हूँ. सोच चुके हैं, जो कि Audience को. जस्ट फेंक रहे हैं. मुझे अभी वो पकड़ना है और फिर डिकोड करना है कि किस मूवी के बारे में बात करना है. चलिए तो पहले चलिए. अभी आप लोग जाइएगा मत, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद कुछ और बातें करनी है आप लोगों से. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे.
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है। एक जगह जो शुमाली कानों को जुनूब की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। बरकी गाड़ियों और बैटरी के प्लांट्स में नई सरमायाकारियों में 44 बिलियन डॉलर से ज्यादा वाली जगह, जहां आज पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तनख्वाह के ज्यादा बड़े चेक घरों को लेकर जा रहे हैं। वो जगह है ओंटारियो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने में। आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है लाइट्स कैमरा क्लासिक्स। अभी हमने बात की फिल्म हम तुम पे ब्रेक से पहले, लेकिन अब हम बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग नॉट जस्ट अबाउट अ मूवी रिव्यू, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में और कुछ स्कूप्स और न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। आज हमने सोचा कि फिल्म फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है यहाँ हमारे टोरंटो GTA, टोरंटो का जो एरिया है उसमें भी काफ़ी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। अगले महीने या जून में एक नायग्रा में फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें हमने भी एक मूवी का सबमिशन किया है, तो देखना मत भूलिएगा। ये हमारा छोटी सी सेल्स पिच थी। लेकिन टुडे वी थॉट वी टॉक अबाउट द कैन फिल्म फेस्टिवल। बहुत से लोग इसको कैन्स कहते हैं, शहर का नाम है कैन, फ्रेंच में कान कहा जाता है उसको, क्योंकि फ्रेंच का एक्सेंट निकालना कुछ मुश्किल होता है। कैन, ले फेस्टिवल कैन, जो कैन। ओके, सो अच्छा, ये उसी से कैन फेस्टिवल है। हाँ, तो कैन को बहुत से लोग कैन कहते हैं, लेकिन कैन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड। यूरोप में देखा जाए तो 3 बड़े आते हैं, उसमें वेनिस, कैन और बर्लिन। और अगर दुनिया भर में देखा जाए तो उसमें 5 बड़े में आता है ये, और द 2 अदर बीइंग, एक तो टोरंटो में जो होता है TIFF, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हमारे अपने शहर में, और दूसरा सनडांस जो कि मेरा ख्याल है सबसे मशहूर है। लेकिन कैन हैज प्रेस्टीजियस, जो कैन फिल्म फेस्टिवल में चला जाए एज अ मूवी, एज एन एक्टर, तो वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। 1946 से ये फेस्टिवल होता चला आ रहा है। 2003 तक इसका नाम कुछ और हुआ करता था, इसको कहते थे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फ्रेंच में फेस्टिवल इंटरनेशनल डी फिल्म। आप तो बहुत फ्रेंच बोलते हो। बस फ्रेंच हमें तो पता ही नहीं था। आती ज्यादा है, बहुत सी जबानें नहीं आ पाती, ये आ जाती है। तो ये एक्सेंट अपने आप आ जाता है जब आप फ्रेंच बोलते हो? हाँ, नहीं, असल में मुझे फ्रेंच स्कूल में जाने का शर्फ हासिल रहा था कुछ दिनों के लिए। 2 साल में फ्रेंच स्कूल में पढ़ा, तो थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलनी मुझे तब। अरे वाह, ये तो कांस फेस्टिवल की अच्छी चीज होगी। हमें पता चला आपके एक और टैलेंट के बारे में। सोच रहे हैं कि अपनी अगली फिल्म हम फ्रेंच में बनाएं, फ्रेंच में बना के कैन फिल्म फेस्टिवल को भेजें। तो फिर एक्टिंग में आप ही करेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग फ्रेंच तो नहीं बोल पाएंगे। आपको हम साइलेंट रोल देंगे, अच्छी लगेंगी आप। हाँ, मतलब ये कभी तो मुझे चुप कराना चाहते हैं, तो ये सिर्फ अपनी फिल्म में ही कर सकते हैं। मैं तो बहरहाल सिर्फ इसका बैकग्राउंड दे रहा था, लेकिन आप कुछ झलकियां लाई हैं कैन फिल्म। या एक्चुअली मुझे इतनी डिटेल्स नहीं मालूम थी। मेरे पास तो कैन फिल्म फेस्टिवल से सिर्फ कुछ बॉलीवुड की खबरें थी कि हर वक्त ऐश्वर्या राय हमारे कैंस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने इस बार भी किया है, बहुत ही कमाल की खूबसूरत लग रही थी, एक बड़ी अच्छी सी उन्होंने मांग भरी, एंड मनीष मल्होत्रा की डिजाइन साड़ी में वो वहां पहुंची, बहुत ही अच्छी लग रही थी। एंड इनके अलावा इस बार काफी और बॉलीवुड हस्तियों ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है। सो आई वुड लाइक टू मेंशन द डेब्यू ऑफ 3 मेन पीपल, लाइक जो पहली बार कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए हैं। ऐश्वर्या राय हर साल जाती है, सो उनके लिए मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी जानवी कपूर, ईशान खट्टर एंड विशाल ओमेदा, आई गेस, यस। तो ये 3 लोग काफी पहली बार कांस में पहुंचे अपनी मूवी के लिए। सो दिस इज हैट्स ऑफ, लाइक इनके लिए एक
appreciation बनता है कि उन्होंने अपनी फिल्म को फेस्टिवल में सबमिट किया है. मतलब एक It's ही a फिल्म है yes, there is a film called Homebound, and Oh, they wow. have submitted that movie in the Cannes Film Festival, and it's a big thing that it's got accepted there. Like it's अच्छा, getting screened there. Oh wow. So I hope कभी मैं देखूं तो फिर हम कभी इस बारे में बात करेंगे. तो इस मूवी में स्टारिंग है आपके जानवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी. हाँ. काफी अच्छी अदाकारा है वो भी, अपनी माँ से थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी शी इज ट्राइंग हार्ड. और दूसरा है आपके ईशान खट्टर, शाहिद कपूर के छोटे भाई. शायद ये नाम थोड़े से नए हैं. और एक है विशाल. तो विशाल में आपको विशाल जेठवा. अच्छा. तो विशाल जेठवा भी अपकमिंग एक कलाकार हैं. ये कैरी आंखों वाले छोटे से लड़के हैं. मैं आपको हाँ. बताना चाहूंगी, धूम मूवी में इस लड़के ने, बच्चे ने अपना डेब्यू किया था. अच्छा, अच्छा, ये छोटा आमिर खान बना था. हाँ हाँ. फिर उन्होंने याद दो है. चार मूवीज और की है, कुछ अच्छी वेब सीरीज की है. क्वाइट अ गुड एक्टर. मैंने उनका काम देखा है मूवीज में. काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं. मर्दानी में वो एक बार एक नेगेटिव रोल किया है उन्होंने. तो ही इज अच्छा. डूइंग वेरी गुड जॉब. सो अब अगर उनका कांस में काम गया है तो आप सोच सकते हैं गुड जॉब. तो ये तीनों की मूवी गई है होम बाउंड. अच्छा. दूसरी जो एक लड़की है, अभी एक बहुत मूवी आई थी अच्छी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, लापता लेडीज. लापता लेडीज नहीं. So that's kind of a love story. मे बी हम कभी उसमें बात करेंगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी. आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिए. बहुत ही 3 लोगों की मूवी है. और ये आमिर खान की जो वाइफ है, किरण किरण राव. राव. हाँ. वेरी गुड. सो किरण राव की डायरेक्शन की ये मूवी है. काफी अच्छी मूवी है लापता लेडीज. अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए. उसी की लीड एक्ट्रेस है नितांशी गोयल. वो पहुंची है कैंस फिल्म फेस्टिवल. उन्हें ये डेब्यू किया है. 17 साल की मात्र उम्र है उनकी. और उन्होंने अच्छा, वाह. जो रोल किया है लापता लेडीज में, तारीफ के काबिल. और आज वो कांस फिल्म फेस्टिवल में शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉक. सो हाँ. दैट्स वेरी नाइस. और तीसरी मैं बताना चाहूंगी, बहुत ही हमारी मंजीवी कलाकार हैं, सब जानते हैं, सिमी गरेवाल. पर ये हैरानी की बात है, सिमी गरेवाल इतने सालों से हमारी इंडस्ट्री में है, बट वो पहली बार, मतलब एट द एज ऑफ 77, she doesn't look like those 77, बहुत like, fit रही हुई है. She's always and kept she went to Cannes Film Festival for the first. 4K screening of Satyajit Ray's movie Arenar Din Ratri. अच्छा. So it's a movie. ये इसकी स्क्रीनिंग के लिए कैंस फिल्म फेस्टिवल में सिमी गरेवाल गई हैं. तो काफी वहां पर शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान, ये सब पहुंचे जस्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ दिस मूवी. अच्छा. सो सत्यजीत रे नाम ही काफी है हाँ, हम ये सबके बहुत लिए. पुराना फिल्म नाम है, फ्रेटर्निटी के बहुत बहुत जाने माने नाम है ये. तो इनकी मूवी है अरनयर दिन रात्रि. तो ये मूवी वहां पर स्क्रीन हुई है. एंड दिस मूवी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम अच्छा. एवरीबॉडी. अरे वाह. So it's kind of a must watch for us. मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं मूवी देखूंगी. So this was all about the Cannes Festival. तो इसके साथ साथ, जैसे कि अब्दुल्ला ने आपको बताया, कि हम थोड़ी सी मूवीज के कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आने वाली कुछ और क्या मूवीज हैं. जैसे कि हमने अभी सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस की बात कर ली, कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन कैसे आया. एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि ऋतिक रोशन, जो कि हमें 2019 में एक बहुत अच्छी मूवी दी थी वॉर, हम सबको बहुत पसंद आई एज अ रॉ एजेंट. सो नाउ द मूवी इज कमिंग अगेन एंड आई थिंक इट्स रिलीजिंग इन जून. सो इट इज वॉर 2. द टीजर इज हियर. Yes, and the fascinating part is the Junior NTR. Junior NTR. He's the guy from the south, and people really like it. He has lost a lot of weight and doing a very good job in the trailer. And I'm expecting a lot from this movie. It's directed by Ayan Mukherjee. So मैं बहुत अच्छा expectation कर रही हूँ कि कुछ पहले जैसी वार वाली. वॉर में तो शायद टाइगर श्रॉफ भी वो थे, जूनियर एनटीआर ने उनको रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस हो गए वो. तो आई थिंक आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर कि टाइगर श्रॉफ को जूनियर एनटीआर ने. तो इट्स मच फैसिनेटिंग फॉर मी. मेरे लिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है. ऋतिक रोशन तो अच्छे थे ही. उस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर कभी आप देखे, इट वाज सो गुड. द एंट्री ऑफ ऋतिक रोशन एंड द सेम थिंग, आई थिंक क्रू इज सेम एक्सेप्ट द डायरेक्टर. एंड स्टारकास्ट में भी थोड़े बहुत बदलाव है. एंड इवन द स्टोरी लाइन ऑल्सो, इट सीम्स लाइक इट्स द सेम थिंग. रॉ एजेंट, दे आर, इट्स काइंड ऑफ अ सीक्वल. इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी. सो द नेम्स आर सेम. ही इज द सेम कबीर. एंड आई गेस टाइगर श्रॉफ नहीं है तो फिर इस कहानी में थोड़ा सा तो बदलाव आएगा ही. और इसके बाद बॉर्डर 2 अनाउंस हुई है. सनी देओल और आयुष्मान खुराना. अच्छा, ये तो बहुत अरसे बाद हुई है. आई नो, दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. यस, ये अक्टूबर में शूट शुरू करने वाले हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई एम ऑलवेज बीन फैन ऑफ सनी देओल. मैं हुई ही देओल्स की फैन. आई डोंट नो क्यों मुझे वो लोग इतने पसंद हैं, चाहे वो बॉबी हो, सनी हो, और वो धर्मेंद्र हो. धर्मेंद्र की सारी मूवीज हमारे पिताजी ने हमें सब दिखाई हैं. आप फिर किसी को भूल गए, उनके कजन अभय देओल को भूल गए. आई नो, बट पता नहीं क्यों उसकी मूवीज अच्छी होती है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है जो नाता मेरा इन तीनों के साथ है ना, वो अभय देओल के साथ कभी बन नहीं पाया. वो दिल वाला नाता है. आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट इट्स सम कुछ अलग ही है.
तो इनका नाम आते ही मुझे एक अलग सी ब्रदरली फीलिंग आती है, आई डोंट नो, मैं धर्मेंद्र को अपने बड़े पापा मानती हूँ एवं ही ख्यालों में, बट ठीक है, चलता है। तो बस यही कुछ न्यूज़ हमें आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको हमारा ये जो सेगमेंट हमने नया शुरू किया है अपने लाइट कैमरा क्लासिक्स के मूवी रिव्यूज के बाद, हाँ। बॉलीवुड की एक ताज़ा खबरों का और कुछ ताज़ा बातों का सिलसिला, और ये सिलसिला शायद हम हर हफ्ते जारी हाँ रखेंगे। जारी रखेंगे, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप साथ देंगे, आप हमें नए टॉपिक्स भेजेंगे, अगर कोई बिल्कुल। और सी खबरें जो आप शेयर करना चाहते हैं वो हम we'd love to talk about और those धीरे धीरे topics. हम अपने शो में और नए बदलाव और इस तरह से कि लोग जल्दी बोर ना हो जाएं, हाँ, तो ये चीजें नई-नई जरूरी चीजें होती आती हैं, रहनी चाहिए। है ना? जी। बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए, यही अब हमारा एपिसोड आज यही हम खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें याद करते रहें। क्या और बोलते हैं आप? दुआओं में याद रखिएगा। मैं यही नीचे सुनना चाहती थी। चलिए, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।